आज हम स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी इन पंजाब। मतलब कि इस टॉपिक के अंदर हम पंजाब के अंदर जो ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स चल रही थी या फिर अभी भी चल रही है उसकी बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से पंजाब ने बार बार ऑटोनॉमी की डिमांड की है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? पावर्स की डिमांड की है। और आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज के साथ जोड़ना। जैसे कि मेरी आइडेंटिटी है कि मैं डोगरा हूं, किसी की आइडेंटिटी ये होती है कि वो भद्रवाही है। तो इसी तरह से जो पंजाब के अंदर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हुई तो वहां पे किस चीज की पॉलिटिक्स हुई? हम सिख हैं, हम पंजाबी हैं, तो इस चीज की वहां पे पॉलिटिक्स हुई कि हमें जो है वो पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए अलग स्टेट बना देनी चाहिए, अलग ही देश बना देना चाहिए। हम जो है सिख हैं, सिखों को एक सिखिस्तान दे देना चाहिए, खालिस्तान दे देना चाहिए। हम वहां पे रहेंगे जहां पे हम ही रहेंगे, हमारे बीच में कोई और नहीं रहना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है। तो जब मैं ऑटोनॉमी की डिमांड करता हूं, ऑटोनॉमी हमारे देश के अंदर सिर्फ पंजाब ही डिमांड नहीं कर रहा था, हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स ने टाइम टू टाइम ऑटोनॉमी को डिमांड किया है। मतलब कि अलग अलग स्टेट्स चाहती हैं कि उनको ऑटोनॉमी दी जाए और उसी तरह से पंजाब ने भी ऑटोनॉमी की डिमांड की। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ऑटोनॉमी होती क्या है और ऑटोनॉमी की डिमांड क्यों की जा रही है। तो जब मैं अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं ना, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का क्या मतलब होता है? एक होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, इसके अंदर आता है कि एक तो स्टेट्स होंगी, एक सेंटर होगा। मतलब कि कुछ रीजन्स होंगे जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं, और एक तो सेंटर होगा। मतलब कि पूरा जो हमारा सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जब फेडरलिज्म की बात आती है तो क्या होता है? स्टेट और सेंटर के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वली पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि स्टेट्स के पास भी पावर्स होती हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी के पास भी पावर्स होंगी और सेंटर के पास भी पावर्स होंगी। और जो स्टेट्स हैं उनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं, बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। लेकिन जब मैं यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करता हूं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, तो वहां पे क्या होता है? सारी की सारी पावर सेंटर के पास होती हैं। और अगर कहीं पे स्टेट्स हैं भी, अगर कहीं पे रीजन्स हैं भी और उनको अगर पावर्स दी भी गई हैं तो वो सेंटर देता है अपने हिसाब से। लेकिन जब मैं क्वासी फेडरलिज्म की बात करता हूं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ना ही फेडरल है, मतलब कि ना ही यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स क्लियरली हुआ है, ना ही स्टेट्स को इंडिपेंडेंट पावर्स दी गई हैं, ना ही ये यूनिटरी है, ना ही सेंटर के पास सारी पावर्स हैं। यहां पे एक ब्लेंड है यूनिटरी और फेडरल का। मतलब कि क्वासी फेडरल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वासी फेडरल का मतलब हो गया कि यहां पे जो है फेडरलिज्म भी है थोड़ा बहुत और ज्यादा जो है वो यूनिटरी फीचर्स हैं। मतलब कि अगर मैं सिंपली समझाऊं तो सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं, स्टेट के पास कम पावर्स हैं, और स्टेट निर्भर है हमारे सेंटर के ऊपर। जैसे कि यहां पे लिखा है यूनिटरी सिस्टम विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। मतलब कि क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहां पे यूनिटरी सिस्टम है लेकिन इसके अंदर कुछ फेडरल फीचर्स भी है। मतलब कि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी भी है, लेकिन ऑटोनॉमी डिपेंड करती है कि सेंटर कब उनको ऑटोनॉमी देगा। उसके बाद इसके अंदर आता है सेंटर हैज मोर पावर्स। मतलब सेंटर के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं। जैसे कि आर्टिकल 356 के तहत पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं बिना स्टेट्स को पूछे हुए। उसके बाद इसके अंदर शेड्यूल 7 आता है जिसके अंदर अलग अलग लिस्टें आती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडोरी लिस्ट। तो इन सब लिस्ट के ऊपर भी सेंटर की ज्यादा पावर है। इसके अंदर आर्टिकल 248 आता है, 49 आता है, 50 आता है, 52, 53, इन आर्टिकल्स के अंदर सेंटर के पास ज्यादा पावर है। स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर फॉर पावर्स। और अगर स्टेट्स को पावर्स चाहिए तो वो सेंटर के ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर स्टेट्स को फाइनेंशियल पावर्स चाहिए तब भी वो सेंटर के ऊपर डिपेंड, उनको पैसे चाहिए वो सेंटर के ऊपर डिपेंड, उनको कोई और पावर्स चाहिए वो सेंटर के ऊपर डिपेंड। तो स्टेट्स जो है वो उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, पावर्स नहीं है, और पावर्स जो है वो सेंटर प्रोवाइड करता है स्टेट्स को। तो इसीलिए कि सेंटर के पास ज्यादा पावर्स क्यों है, स्टेट के पास पावर्स क्यों नहीं है, स्टेट को पावर्स क्यों नहीं दी जाती हैं, स्टेट को ऑटोनॉमी क्यों नहीं दी जाती है, इसीलिए टाइम टू टाइम इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये डिमांड उठी कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें पावर्स दी जाए, हमें इंडिपेंडेंट पावर्स दी जाए। और उसी के चलते पंजाब के अंदर भी ये डिमांड उठने लगी। पंजाब के अंदर भी ये कहा जाने लगा कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए। और हमारे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर ये कहा जा रहा था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और भी कई सारे राज्यों में। लेकिन हमारा टॉपिक पंजाब है तो इसलिए हम बेसिकली और मेजरली पंजाब को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन की ऑटोनॉमी की डिमांड क्यों हो रही थी।
जब मैं पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको समझा दिया आइडेंटिटी का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज के साथ जोड़ के दिखाना कि मैं तो राजपूत होता हूं और राजपूत जो है वो डिजर्व करते हैं कि उनको एक सेपरेट स्टेट दी जाए। मैं तो सिख होता हूं, सिख डिजर्व करते हैं उनको पंजाब एक अलग स्टेट दी जाए। इसी तरह से मैं डोगरा हूं और डोगरास के बीच में कोई पंजाबी नहीं रहेगा। डोगरास हमेशा डोगरी बोलेंगे, ये इनको सिर्फ डोगरी ही बोलनी है, यहाँ पे कोई हिंदी नहीं बोलेगा। ये है आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होना। मैं सिख हूं तो मैं सिख के लीडर को वोट दूंगा, ये होती है आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स। और हमें ये पंजाब के अंदर देखने को मिलती है। अब ये किस तरह से देखने को मिलती है, किस तरह से ऑटोनॉमी की डिमांड की जाती है, उस चीज की हम बात करेंगे। द ओवरपावरिंग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑटोनॉमी मूवमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पोजीशन ऑफ सेंटर जो है वो ओवर पावर हो गई थी, सेंटर के पास ज्यादा पावर्स आ गई थी, इसलिए ऑटोनॉमी की मूवमेंट चली अलग अलग स्टेट्स के अंदर। जब मैं पंजाब के अंदर ऑटोनॉमी की बात करता हूं या फिर आइडेंटिटी की बात करता हूं तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है शिरोमणि अकाली दल से, एसएडी जिसको हम बोलते हैं। 14 दिसंबर 1920 में इसकी फॉर्मेशन होती है। 1920 में शिरोमणि अकाली दल बनती है, जो कि पहले इसलिए बनी थी ताकि कुछ रिलीजियस इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके, ताकि जो गुरुद्वारास होते हैं ना सिखों के, वहां पे महंत हुआ करते थे। तो शिरोमणि अकाली दल का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गुरुद्वारास के अंदर महंत हैं, महंत कुछ लोग हुआ करते थे, गुरुद्वारास को उनसे लिबरेट करवाया जाए। तो शिरोमणि अकाली दल चाहती थी कि इन गुरुद्वारास में से इन महंस को निकाल दिया जाए। पहले तो इनकी ये डिमांड्स थी। शिरोमणि अकाली दल जो है वो रिलीजियस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बनी थी। लेकिन बाद में क्या होता है, यही शिरोमणि अकाली दल जो है वो ऑटोनॉमी की बात करने लगती है, यही शिरोमणि अकाली दल जो है वो सेपरेट स्टेट की बात करने लगती है, ये पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो यही शिरोमणि अकाली दल जो कि आज भी मौजूद है, इन्होंने बार बार जो है पंजाब के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड की, पावर्स की डिमांड की, पंजाब को अलग स्टेट बनाने की डिमांड। तो यहां से शुरुआत होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है डिमांडेड आइडेंटिटी फॉर सिख कम्युनिटी एंड देयर एस्पिरेशंस। शिरोमणि अकाली दल ने सिख कम्युनिटी के लिए उनकी आइडेंटिटी डिमांड की, कहा कि सिख जो लोग हैं इनको आइडेंटिटी दी जाए, इनको पंजाब दिया जाए जहां पे सिर्फ सिख ही रहें, जहां पे सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग पीपल ही रहें, वो लोग जो पंजाबी भाषा बोलते हैं पंजाब में सिर्फ वो ही रहेंगे। तो इसलिए कि सिख कम्युनिटी की डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। पहले क्या होता था, पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करता था, वहां पे हिंदी स्पीकिंग पीपल भी रहा करते थे। तो इन्होंने पंजाब के अंदर जो सिख रह रहे हैं उनकी जो आइडेंटिटी है, सिखों के जो इंटरेस्ट हैं उसकी डिमांड की, उनके एस्पिरेशंस की डिमांड की। उसके बाद इसके अंदर आता है अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप के अंडर अकाली दल ने क्या किया, एक मोर्चा लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने पंजाबी सूबा की बात की, पंजाबी सूबा की डिमांड की। क्या हुआ, अकाली दल के एक लीडर थे जिनका नाम मास्टर तारा सिंह था, उन्होंने क्या किया, एक मोर्चा लॉन्च किया, एक डिमांड रखी कि उनको पंजाबी सूबा चाहिए, मतलब पंजाब एज ए सेपरेट स्टेट चाहिए। पहले पंजाब और हरियाणा एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा हरियाणा को अलग कर दो, पंजाब को अलग कर दो, हमें एक सेपरेट स्टेट दो, हमें एक पंजाबी सूबा दो, अलग सूबा दो, हमें एक सूबा होता है स्टेट, हमें पंजाबी स्टेट दी जाए ताकि हम यहाँ पे रह सकें। तो इस तरह से अकाली दल के अंदर मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप के अंदर ये डिमांड उठती है। उसके बाद क्या हुआ, जो भी डिमांड की गई थी अलग सूबे के लिए मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप के अंडर अकाली दल के द्वारा, वो डिमांड जो है वो थोड़ी सी ठंडी पड़ने लग पड़ी। 1956 के आते आते क्या हुआ, ये डिमांड थोड़ी सी कमजोर पड़ने लग पड़ी। वो जिस तरह से पहले एक आवाज उभर करके आ रही थी कि पंजाब को एक अलग सूबा बनाया जाए, हमें अलग स्टेट दी जाए, वो डिमांड थोड़ी सी ठंडी हो गई। क्योंकि 1956 में क्या होता है, एक नेहरू तारा सिंह एग्रीमेंट हो जाता है नेहरू के बीच, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और इस मूवमेंट के जो लीडर थे, जो पंजाबी सूबा की मूवमेंट के लीडर थे मास्टर तारा सिंह, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, ये डिमांड थोड़ी सी कमजोर पड़ने लग पड़ती है। ये जो मूवमेंट चलाई गई थी पंजाबी सूबा की, इसको विदड्रॉ किया जाता है, इसको जो है खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है आपको पता होगा 1956 के बाद हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठने लगी कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, लैंग्वेज के आधार पे हमारी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की जाए। जैसे कि
आंध्र प्रदेश को 1956 में बनाया गया। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठने लगी। तो जब अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठने लगी कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर मतलब भाषा के आधार के ऊपर स्टेट्स बनाई जाएं, तो पंजाब के लोगों के अंदर भी दोबारा से चुलबुली मच गई। ये लोग भी कहने लगे कि हमें भी वही अलग स्टेट दी जाए हमारी भाषा के आधार के ऊपर। और जब अब ये डिमांड उठी कि हमें भी अलग स्टेट दी जाए कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए, जो लोग भी पंजाबी बोलते हैं, उनको अलग पंजाब दिया जाए, तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार को ये डिमांड सुननी पड़ी। और फिर क्या होता है, पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया जाता है। पंजाब रख दिया जाता है पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए और हरियाणा रख दिया जाता है हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए। तो जो पंजाब पूरा प्रोविंस हुआ करता था, जिसके अंदर हरियाणा भी आता था, क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया सरकार के द्वारा, और हरियाणा रख दिया गया हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए, पंजाब रख दिया गया पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए। और इसी के साथ जो है पंजाब के लोगों को अलग उनकी स्टेट मिल जाती है, पंजाबी स्पीकिंग लोगों को अलग स्टेट मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आनंद साहिब रेजोल्यूशन पास होता है। क्या होता है, आनंद साहिब रेजोल्यूशन पास होता है। कब ये होता है, 1973 के अंदर अकाली दल के द्वारा पास किया जाता है। इसको पास करने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि आनंद साहिब रेजोल्यूशन पास किया जाता है 1973 में 17 अक्टूबर को अकाली दल के द्वारा। और इस रेजोल्यूशन को पास करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि पंजाब अलग स्टेट तो बन गया है, लेकिन पंजाब को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, पंजाब को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, पंजाब को पावर्स प्रोवाइड की जाए। वही बात जो मैंने आपको कहा था, सेंटर के पास ज्यादा पावर्स होती है, तो पंजाब कहता था कि हमें भी पावर्स दो भाई, हमें भी फाइनेंशियल पावर्स दो, हम भी खुद डिसीजंस ले सकें। हम जो है कठपुतली की तरह बन गए हैं, हमें कोई पावर्स ही नहीं है, हम अपने लेवल पे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो हमें भी कुछ डिवोल्यूशन करो, पावर्स का ट्रांसफर करो, हमें पावर्स, हम खुद काम कर सकें। तो इस तरह से ये जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास हुआ, इसके अंदर और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड की गई। लेकिन इसके पीछे एक कंट्रोवर्सी थी। वो कंट्रोवर्सी क्या थी कि ये जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास होता है ना, ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया था। मतलब कि जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर लिखा गया था, उसके अंदर जो टाइपिंग की गई थी, जो रिटन था, वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, बल्कि वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया था, वो पंजाबी में लिखा गया था। और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हो गई कि जो वो लिखा गया था ना, उसको लोग अपने हिसाब से डिफाइन करने लगे। मतलब कि अलग अलग लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि एक सेक्शन कुछ और बोल रहा है, दूसरा सेक्शन कुछ और बोल रहा है। तो ये जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था, इसको लिखा गया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर, और इसको बेगली डिफाइन किया गया, मतलब डिफरेंट मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस। कोई इसको कुछ बोल रहा था, कोई इसको कुछ बोल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये होता है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अकाली दल डिफाइनिंग इट इन देयर ओन वर्ड्स। जो अकाली दल के अंदर अलग अलग लोग थे, अलग अलग ग्रुप से, वो अपने अपने हिसाब से डिफाइन करने लगे इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को। कोई कहने लगा कि यहाँ पे हम इसके अंदर ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे, इसके अंदर ऑटोनॉमी लिखा गया है। और कोई पता क्या कहने लगा कि इसके अंदर लिखा है कि पंजाब को एक अलग ही देश बना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो मॉडरेट सेक्शन था अकाली दल के अंदर, मतलब कि जो नरम दल लोग थे, जो मॉडरेट्स थे, जो एक्सट्रीम पे नहीं जाते थे, जो बड़े आराम से काम करते थे, बड़े ऐसे पोलाइट होते थे, जेंटल होते थे, गुस्सा नहीं आता था, वो लोग कहने लगे कि इसके अंदर जो है मोर ऑटोनॉमी की डिमांड की गई है। मतलब आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात की गई है, और हम ऑटोनॉमी डिमांड करेंगे, मतलब पावर्स डिमांड करेंगे। हम हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे, लेकिन हमें पावर्स चाहिए। लेकिन जो दूसरा सेक्शन था, जो एक्सट्रीमिस्ट का सेक्शन था, जो गरम दल हुआ करते थे, जो लोग एक्सट्रीम पे चले जाते थे, जिनके आइडियाज बड़े एक्सट्रीम थे, राइट। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो लोग जो एक चीज के ऊपर एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मतलब कि मान लो मैं 24 घंटे में से 20-20 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं एक्सट्रीम पे चला गया हूं, हर किसी चीज में कट्टर बन जाना, वो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग। और ये एक्सट्रीमिस्ट लोग कहने लगे कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर फुल सोवरेनिटी की बात की गई है, मतलब हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूरा एक अपना देश चाहिए, खालिस्तान या सिखिस्तान चाहिए। और उसी के साथ उनके कुछ नारे गूंजने लगे, जैसे सिख कौम जिंदाबाद, उसके बाद सिख बोलबाला। वो कहने लगे कि सिख कौम को अलग देश मिलना चाहिए, और सिख बोलबाला जैसे यहाँ पे सिख डोमिनेंस की बात की गई। तो इस तरह से आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर पंजाब के अंदर ऑटोनॉमी की डिमांड की जाती है, और साथ ही साथ कुछ सेक्शंस जो है वो किस चीज की बात करते हैं, वो बात करते हैं अलग ही देश की।
तो उसके बाद पंजाब के अंदर क्या होता है, तो उसके बाद पंजाब के अंदर पंजाब अकॉर्ड साइन किया जाता है। पंजाब अकॉर्ड क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब के अंदर पंजाबी लोगों को अलग उनका सूबा दे दिया गया था, उनको अलग प्रोविंस दे दिया गया था, उनको अलग स्टेट दी गई थी, ताकि वहां पे पंजाबी स्पीकिंग पीपल जो है वो पंजाब में रहें और हिंदी स्पीकिंग पीपल जो है वो हरियाणा में रह रहे थे। लेकिन फिर भी जो अकाली दल थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी इस पंजाबी सूबा से। तो आप सोच रहे होंगे पहले उन्होंने ही डिमांड की कि पंजाबी सूबा दो, अब वो सेटिस्फाई नहीं है। तो उनका सेटिस्फाई ना होने के पीछे का कारण ये था कि जब पार्टीशन की जा रही थी, जब हरियाणा और पंजाब को अलग अलग किया जा रहा था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ पंजाबी स्पीकिंग एरियाज थे जो हरियाणा के अंदर आ गए और कुछ हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे जो पंजाब के अंदर आ गए। जब पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया तो कुछ हिंदी बोलने वाले एरियाज पंजाब के अंदर रह गए और कुछ पंजाबी बोलने वाले एरियाज जो है वो हरियाणा के अंदर रह गए। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो पंजाब और हरियाणा के बीच पार्टीशन हुई थी, जो टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स हुए थे, उससे अकाली दल जो थी वो नाराज थी। वो चाहते थे कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल सारे पंजाब के अंदर हों। और भी कुछ चीजें थी जिससे ये सेटिस्फाई नहीं थे, जैसे कि चंडीगढ़, पंजाब चाहता था चंडीगढ़ हमारा हो, हरियाणा चाहता था चंडीगढ़ हमारा हो, और उसके बाद क्या किया, चंडीगढ़ को दोनों को बना दिया, पंजाब को भी दे दिया गया, हरियाणा को भी दे दिया गया। तो ये जो डिस्प्यूट था, पंजाबी कहते थे चंडीगढ़ हमारा, हरियाणवी कहते थे चंडीगढ़ हमारा, तो उससे क्या हुआ, वो भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो अकाली दल इन चीजों से सेटिस्फाई नहीं थी। अकाली दल चाहती थी कि पंजाब को पंजाबी लोगों के लिए बनाया गया है और उसके अंदर हिंदी स्पीकिंग पीपल भी हैं और हमारे पंजाबी भाई कुछ हरियाणा के अंदर रह गए हैं, तो इस चीज की बात हो रही थी। उसके बाद एक अग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम पंजाब अकार्ड बोलते हैं। पंजाब अकार्ड कुछ नहीं था, एक अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट साइन हुआ था। किसके बीच साइन हुआ था, राजीव गांधी ने साइन किया था ये संत हरचंद सिंह लोंगवल के साथ, जो कि प्रेसिडेंट थे अकाली दल के। मतलब कि अकाली दल के प्रेसिडेंट उस वक्त के, जिनका नाम था संत हरचंद सिंह लोंगवाल, उनके साथ राजीव गांधी जो है वो अग्रीमेंट साइन करते हैं और इस अग्रीमेंट को कहा जाता है पंजाब अकार्ड। इस अग्रीमेंट के अंदर क्या था, इस अग्रीमेंट के अंदर आश्वासन था। इस अग्रीमेंट के अंदर यह कहा गया था कि पंजाब के लोगों की डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा। और क्या वो डिमांड्स फुलफिल की जाएंगी, तो इस अग्रीमेंट के अंदर कहा गया, इस अकॉर्ड के अंदर कहा गया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब के लोगों को दे दिया जाएगा, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चंडीगढ़ अगर पंजाब का हिस्सा बना दिया गया होगा तो फिर चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा अब तक क्यों नहीं बनाया। चंडीगढ़ अब भी हरियाणा और पंजाब का जो है वो दोनों का कैपिटल है। चंडीगढ़ जो है वो अब भी पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। तो इस अकार्ड के अंदर जो चीजें लिखी गई थी, जो कंडीशंस लिखी गई थी, वो सारी फुलफिल नहीं की गई हैं। लेकिन ये कहा गया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कहा गया कि एक कमीशन बिठाया जाएगा जिसके अंदर जो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं दोनों स्टेट्स के बीच में, उसको सॉल्व किया जाएगा। जो भी हरियाणा और पंजाब के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, कोई कहता था हमारा एरिया हरियाणा चला गया, हरियाणा वाले कहते थे हमारा एरिया पंजाब के अंदर रह गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए कमीशन बिठाया जाएगा, ये इसके अंदर लिखा गया था। उसके बाद इसके अंदर लिखा गया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ स्पा टू बी विथड्रॉन फ्रॉम पंजाब। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटाया गया और अब भी अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे मिलिट्री को ज्यादा पावर्स दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। कश्मीर के अंदर इतनी मिलिट्री है, इतनी उनको पावर्स दी गई है, इसी को हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बोलते हैं। तो पंजाब के अंदर यही एक्ट लगाया गया था। इसके अंदर मिलिट्री के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। किसी व्यक्ति ने अगर जुर्म नहीं भी किया है तो उसको शक के बेसिस के ऊपर भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि इस एक्ट को हम विथड्रॉ कर देंगे भाई, पंजाब के अंदर तुम्हें हम चैन से रहने देंगे। और उसके बाद इसके अंदर कहा कि एक और कमीशन बनाया जाएगा और जो तुम्हारा रिवर के पानी का डिस्प्यूट है, जो रवि ब्यास रिवर का डिस्प्यूट है पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में, इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो ये था पंजाब अकार्ड। ये एक आश्वासन दिया गया था पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, अकाली दल के लीडर्स को। उसके बाद पंजाब के अंदर और क्या आता है, तो पंजाब के अंदर समय समय से खालिस्तान की डिमांड चल रही थी। पंजाब के लोगों को सेपरेट प्रोविंस भी दे दिया गया, सेपरेट स्टेट भी दे दी गई। पंजाब अकॉर्ड साइन करके उनको कई सारे आश्वासन भी दे दिए गए, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने की बात भी की गई। लेकिन जितना पंजाब के लोगों को दिया जा रहा था, जितना सिखों को दिया जा रहा था, उनको उतना ही कम लग रहा था। सिख कम्युनिटी के बीच कुछ थोड़े बहुते लोग थे जिनको बड़ी दिक्कत थी हिंदुस्तान के साथ रहने में। सिख कम्युनिटी के बीच कुछ
थोड़े से लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे अकाली दल के अंदर, उनको बड़ी दिक्कत थी हिंदुस्तान के साथ रहने में, और वो चाहते थे कि उनको हिंदुस्तान से अलग करके उनका एक अलग स्टेट बना दिया जाए, अलग एक सोवरेन स्टेट बना दिया जाए, या फिर अलग एक देश बना दिया जाए। ये खालिस्तान के नाम से जाना जाना चाहिए। इसी अलग देश को खालिस्तान कहा जाएगा या फिर सिखिस्तान कहा जाएगा। तो जब मैं डिमांड फॉर खालिस्तान की बात करता हूं, इसके अंदर क्या होता है, 1981 के बाद एक्सट्रीमिस्ट ऑफ अकाली दल डिमांडेड सेपरेट सोवरेन सिख स्टेट इन प्रेजेंट डे पंजाब। क्या हुआ, 1981 के बाद जो अकाली दल के अंदर एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन था, मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन कौन होता है, जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, उस एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ने क्या किया, एक अलग देश की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। और वो देश होगा जो आज का पंजाब है, और जो पाकिस्तान का जो वेस्ट का पार्ट है उसी को मिला के एक देश बनाया जाएगा जिसको खालिस्तान कहा जाएगा। उस देश के अंदर कौन कौन सा एरिया होगा, हिंदुस्तान के अंदर जो आज पंजाब है वो वाला एरिया, और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है वो वाला एरिया, पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पंजाब है वो वाला एरिया, उसको मिला के एक देश बना दिया जाएगा जो कि सिर्फ सिखों के लिए होगा, और उस देश का नाम होगा सिखिस्तान, खालिस्तान। और 1981 के बाद ये डिमांड और जोरों शोरों से उठने लगी, और अकाली दल के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने इस डिमांड को उठाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम अगर देखें तो ये जो खालिस्तान का कंसेप्ट था, ये जो खालिस्तान की डिमांड थी, ये जो एक भावना थी कि खालिस्तान जो है होना चाहिए सिखों के लिए, ये शुरू कहाँ से हुई, पंजाब खालिस्तान बन जाना चाहिए, इसका ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी। तो जब मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूं, जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हो रहा था, हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलग कर दिया जा रहा था और पाकिस्तान को अलग कर दिया जा रहा था रिलीजियस बेसिस के ऊपर, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स चले जाएंगे और इंडिया जो है वो हिंदुओं के लिए कहा जाएगा। हालांकि इसके ऊपर भी डिबेट है, कुछ लोग कहते थे, पाकिस्तान के कुछ लोग कहते थे कि इंडिया जो है वो हिंदुओं के लिए है, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। इसी तरह से सिख जो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे अकाली दल के अंदर, उनकी ये डिमांड थी कि अगर मुस्लिम्स को पाकिस्तान दे दिया गया है, हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दिया गया है, तो पंजाब के अंदर सिखों को जो है खालिस्तान मिलना चाहिए, अलग देश। तो इस तरह से हमें ओरिजिन जो है वो 1947 के आसपास देखने को मिलता है, जब हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई। उसके बाद क्या होता है, जरनैल सिंह भिंद्रावाले अर्डेंट सपोर्टर ऑफ खालिस्तान। ये जो जरनैल सिंह भिंद्रावाले है ना, ये खालिस्तान का सपोर्टर है, ये है मेन लीडर खालिस्तानियों का। ये चाहता था कि खालिस्तान अलग अलग देश बन जाए, ये चाहता था कि पंजाब खालिस्तान बन जाए, पंजाबियों को अलग देश दिया जाए। तो खालिस्तानियों का जो मेन लीडर था उसका नाम था जरनैल सिंह भिंद्रावाले, और खालिस्तान का ये एडेंट सपोर्टर हुआ करता था। 1982 में यही जरनैल सिंह भिंद्रावाले क्या करता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देता है। क्या कर देता है, जरनैल सिंह भिंद्रावाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी सरकार आपको निर्देश दे रही है, जो भी सरकार लॉज बना रही है, जो भी हमारे देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, जो भी हमारे देश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको मानना ही नहीं है। मतलब ओबे ही नहीं करना है सरकार को, सरकार के कानूनों को ही नहीं मानना है, बाइकआउट कर देना है सरकार को। सरकार अगर जो कहती है वो मानना ही नहीं है। तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है, मतलब कि बाइकआउट कर देना है। हम हिंदुस्तान की सरकार का बाइकआउट करते हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान का, हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का बाइकआउट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बाइकआउट करते हैं। तो 1982 के अंदर यही जरनैल सिंह भिंद्रावाले जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देता है, जिसको वो कहते थे धर्म युद्ध मोर्चा। इसको उन्होंने क्या नाम दिया, धर्म युद्ध मोर्चा। तो खालिस्तान का समर्थन करने वाला जरनैल सिंह भिंद्रावाले 1982 में एक मूवमेंट लॉन्च करता है। उस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उससे वो क्या कर रहे थे, वो हिंदुस्तान के अंदर सरकार का बॉयकॉट कर रहे थे, लॉज का बॉयकॉट कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का बॉयकॉट कर रहे थे। और उसी के साथ साथ वो क्या कर लेते हैं, वही जरनैल सिंह भिंद्रावाले और उसके सपोर्टर्स गोल्डन टेंपल के अंदर चले जाते हैं, शेल्टर ले लेते हैं गोल्डन टेंपल के अंदर। मतलब समझ रहे हो कि पंजाब के अंदर जो सबसे पवित्र टेंपल माना जाता है सिखों का, जिसको कहते हैं गोल्डन टेंपल, अमृतसर में है जो, वहां पे
यही खालिस्तानी जिसका नाम जरनैल सिंह भिंडरावाले है और इसके समर्थक वहां पे छुप जाते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों उस टेंपल के अंदर ये सपोर्टर्स चले गए, ये खालिस्तानी चले गए। तो वो इसलिए चले गए क्योंकि उनको पता था कोई भी सरकार, कोई भी मिलिट्री, कोई भी पुलिस, कोई भी आर्मी उनके ऊपर मंदिर के अंदर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि मंदिर को पवित्र जगह माना जाता है और उस गोल्डन टेंपल के अंदर मिलिट्री सरकार अटैक नहीं कर सकती। इसीलिए खालिस्तानी सपोर्टर्स वहां पे सेफ हैं, इसीलिए वो गोल्डन टेंपल के अंदर शेल्टर ले लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा ही दुखद दौर आने वाला था। हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक ऐसा पल आने वाला था, एक ऐसा टाइम आने वाला था जहां पे काफी सारी वायलेंस हुई, जहां पर कई निर्दोष लोगों की भी गर्दनें कट गई, जहां पे राइट्स होने लगे, हिंदुस्तान के अंदर दंगे होने लगे। इस तरह का क्योस मच गया हिंदुस्तान के अंदर। क्या हुआ? जैसे ही जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके खालिस्तानी सपोर्टर्स गोल्डन टेंपल के अंदर शेल्टर ले लेते हैं, तो सरकार ने क्या किया? उस वक्त इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया? ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया 1 जून 1984 में। और इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये ऑपरेशन क्या करने वाला था? तो इस ऑपरेशन के तहत गोल्डन टेंपल को खाली करवाए जाना था। गोल्डन टेंपल के अंदर जो जरनैल सिंह भिंडरावाले और बाकी खालिस्तानी समर्थक छुप गए थे, बैठ चुके थे, वहां पे शेल्टर ले लिए थे, उनसे गोल्डन टेंपल को खाली करवाना था और साथ ही साथ खालिस्तान की मूवमेंट को क्रश करना था। इसलिए 1984 में 1 जून 1984 में इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च करती है। फिर उसके बाद क्या होता है? तो ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, इसके तहत ये कहा गया था कि गोल्डन टेंपल के अंदर जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं उनको वहां से भगाना है और खालिस्तान की मूवमेंट को क्रश करना है। लेकिन इसके ये बिल्कुल नहीं कहा गया था कि तुम्हें किसी को मारना है, तुम्हें दंगे करने हैं या तुम्हें लोगों को काट देना है, लोगों के कत्ल कर देने हैं। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही आर्मी गोल्डन टेंपल की तरफ बढ़ती है तो उस तरफ से खालिस्तान के समर्थकों ने भी हमला कर दिया। इस हमले के बीच क्या हुआ? ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ये वायलेंस ऑपरेशन में बदल गया। क्या हुआ? उस साइड से खालिस्तान के समर्थक वायलेंट अटैक कर रहे थे, तो इस साइड से इंडियन आर्मी को, हिंदुस्तान की फोर्सेस को भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? कई सारे खालिस्तान के समर्थक मारे गए। इससे पूरी दुनिया के अंदर सिख कम्युनिटी को काफी ठेस पहुंची थी। वो लोग जो खालिस्तान का समर्थन करते थे उनको काफी ठेस पहुंची थी, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। जो लोग भिंडरावाले के सपोर्टर थे उनको बड़ा बुरा लगा था। हालांकि आर्मी का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था, एम नहीं था कि वो इन लोगों को मारें, इनकी जानें ले लें या इनको जो है इनका मर्डर कर दें। लेकिन जैसे ही वहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, खालिस्तान के समर्थकों ने इस ब्लू स्टार ऑपरेशन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बदल दिया। और उसके बाद आर्मी को भी वायलेंस अडॉप्ट करनी पड़ी और उसके बाद कई सारे खालिस्तानी समर्थक मारे गए। ये जो पूरी दुनिया के अंदर खालिस्तान के समर्थक थे, जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, जो सिख नेशनलिस्ट थे, इनके सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट हुए थे। इनका कहना था कि गोल्डन टेंपल जैसी एक पाक और पवित्र जगह, गोल्डन टेंपल जैसी जगह जो पूरी दुनिया में बड़ी सिक्योर्ड है, मतलब बड़ी रेयर है, गोल्डन टेंपल जो पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी का एक रिलीजियस प्लेस है, वहां पे आर्मी का घुसना अनएथिकल था। वहां पे आर्मी नहीं घुस सकती थी। और जैसे ही वहां पे आर्मी घुसी और सिख खालिस्तानी समर्थकों की जब जान ली गई, जब खालिस्तानी समर्थक मारे गए, तो उससे पूरी सिख कम्युनिटी का, पूरे खालिस्तानी समर्थकों का सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हुए थे। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो बहुत बुरा होता है। जो भी खालिस्तान के समर्थक थे, जो भी भिंडरावाले के समर्थक थे, या फिर जो भी सिख नेशनलिस्ट थे और जो कनाडा के अंदर रह रहे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ा ही बुरा किया। उन लोगों ने एक ऐसी हरकत की जिसमें उन्होंने अपने अंदर की इंसानियत को मार दिया।
हिंदुस्तान का एक एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान का एक जहाज, उसको खालिस्तान के समर्थकों ने उड़ा दिया। उसके अंदर 329 लोग शामिल थे और सारे के सारे मारे गए। उसके अंदर 329 लोगों को मार दिया गया। तो इस तरह से सिख कम्युनिटी ने अपना बदला लिया। और उसी के साथ साथ और क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी के द्वारा ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ये इंदिरा गांधी की साजिश थी खालिस्तान के समर्थकों को मारने की। हालांकि इंदिरा गांधी ने ये सब इंटेंशनली नहीं किया था, लेकिन हुआ क्या, इंदिरा गांधी के एक बॉडीगार्ड जो कि सिख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दी, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया। और उसी के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खास करके दिल्ली के अंदर हिंदू और सिख राइट होना स्टार्ट हो गए। हिंदूज और सिख्स के बीच में दंगे हो रहे थे। तो इस तरह से ये जो सारा का सारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि इंसान को हैरान कर देता है, जो कि इंसानियत को मार देता है। 329 लोगों को मार देना, इनोसेंट लोगों को मार देना खालिस्तान के समर्थकों के द्वारा। तो इस तरह से हिंदुस्तान की हिस्ट्री इस फेज से गुजरती है और खालिस्तान का इमर्जेंस इस तरह से होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन द ऑपरेशन Bhindranwale and many of his supporters were killed and Golden Temple was freed of militants. This fierce contest between Khalistani supporters and Indian government did not set well for many members of Sikh community in India as well as abroad. जैसे ही वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, आर्मी ने बहुत सारे वहाँ के खालिस्तानी सपोर्टर्स को मार दिया, टेंपल के अंदर घुस के, और उससे कई सारे सिख कम्युनिटी के लोगों के, खालिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स इसलिए हर्ट हुए क्योंकि वो मानते थे कि गोल्डन टेंपल जो है वो एक होली प्लेस है, वो एक पाक प्लेस है, वो एक साफ जगह है, पवित्र जगह है, और पूरी दुनिया के अंदर उस प्लेस को पूजा जाता है। और इसी के चलते इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, जो कि उन्हीं के बॉडीगार्ड, जो कि एक सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने 1984 में उनको मार दिया, जिसे हिंदू सिख राइट्स हुए। और साथ ही साथ जो भी सिख नेशनलिस्ट थे और खालिस्तान के समर्थक थे या फिर भिंडरावाले के समर्थक थे, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया जिसमें 329 लोग मार दिए गए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप इसको उतार भी सकते हैं। उसके बाद हम अगर रिसेंट इंसिडेंट्स की बात करें कि हाल ही में कौन सी एक्टिविटीज की गई हैं खालिस्तान के समर्थकों के द्वारा, खालिस्तान के समर्थक क्या अभी भी अवेलेबल हैं, तो अगर मैं रिसेंट इंसिडेंट्स की बात करूं तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कनाडा के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं जहां पे कहा जाता है कि खालिस्तान को बनाया जाए, जिसमें खालिस्तान के समर्थक खालिस्तान को बनाने की आवाज उठाते हैं। और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर ये जो खालिस्तान की मूवमेंट है हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बाहर के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग लोग, अलग अलग खालिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान में पंजाब को खालिस्तान बनाया जाए। तो रिसेंट ये जो इंसिडेंट्स हैं हमें देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ खालिस्तानी एक सपोर्टर था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हाल ही में किलिंग हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो उसकी वजह से भी ये जो खालिस्तान का इशू था ये न्यूज में आया। क्या हुआ, अभी हाल ही में खालिस्तान का एक समर्थक जिसको हरदीप सिंह निज्जर कहते हैं, उसकी मौत हो गई, उसको मार दिया गया, और उससे जो है खालिस्तान दोबारा न्यूज में आया। और उसके बाद अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, आज की बात करूं, तो जो अमृतपाल सिंह संधू है वो अपने आप को खालिस्तान मूवमेंट का लीडर कहता है। वो कहता है आई एम द लीडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। अमृतपाल संधू जो हिंदुस्तान में अवेलेबल था, कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि अमृतपाल संधू जो है वो खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। उसका इंटरव्यू भी हुआ था, एक शायद न्यूज 18 वालों ने लिया था। तो उसके अंदर वो बड़ा बेबाकी से अपनी आवाज को रखता है। अब मुझे नहीं पता कि हाल ही में वो कहीं पे दिखा नहीं सोशल मीडिया पे, कहाँ चला गया है, कहाँ खो गया है, लेकिन वो भी कहता है कि आई एम द लीडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। तो अपने आप को वो कहता है कि मैं हूँ लीडर खालिस्तान मूवमेंट का। तो इस तरह से हम खालिस्तान का किस्सा देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से समय समय से हमारे हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान को बनाने की आवाज उठने लगी, पंजाब को एक अलग राष्ट्र बनाने की आवाज उठने लगी। हालांकि ये आवाज 1980s और 90s के आसपास में ज्यादा थी, उसके बाद ये आवाज ठंडी हो गई। और अभी पंजाब के अंदर पंजाब के लोग पंजाब को अलग खालिस्तान बनाने की डिमांड नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे गिने चुने लीडर्स हैं जो अब्रॉड में हैं, वहां पे उनको चुलबुली मस्ती है, या हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ खालिस्तानी समर्थकों को चुलबुली मस्ती है कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। उनकी चुलबुली तो हिंदुस्तान में तो खत्म हो जाएगी,
लेकिन जो बाहर वाले हैं वो अभी भी हिम्मत कर रहे हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान मूवमेंट का जो है वो राइज होता है और अब ये डिक्लाइन पे आ गई है। पंजाब के लोग बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं और वो चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ रहें, लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे कि खालिस्तान बनाया जाए, हम सिख हैं, हम बाहर रहेंगे, हमारा अलग राज्य होगा। ये सारे पंजाबीज नहीं थे, ये कुछ गिने चुने एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। हालांकि अकाली दल के अंदर भी कुछ मॉडरेट थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, तो एक्सट्रीमिस्ट की ये डिमांड थी। तो इस तरह से हम कवर करते हैं कि किस तरह से हमारे पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी चलती है। मैंने आपको विस्तार से समझाया है कि ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही थी। जैसे ही पंजाब को अलग सूबा बनाया गया, पहले तो पंजाब ने कहा हमें सेपरेट स्टेट बनाई जाए। सेपरेट स्टेट के बनाने के बाद यहाँ पे ये लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास होता है, वहां पे ऑटोनॉमी की डिमांड की गई। उसके बाद पंजाब अकॉर्ड साइन होता है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही थी, तो मैंने आपको खालिस्तान का इतना बड़ा किस्सा समझा दिया। ये जो खालिस्तान की पॉलिटिक्स है, यही तो है आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, कि हम सिख हैं, हमें खालिस्तान चाहिए, हम पंजाबी हैं, हमें पंजाबी स्पीकिंग पंजाब चाहिए। तो इसी तरह से ये आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी की पॉलिटिक्स थी पंजाब के अंदर, जिसको हमने कवर किया है। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।